आपको याद होगा कुछ एक आध महीने पहले बीजेपी ने पूरे के पूरे अपने काडर का एक ट्रेनिंग सेशन रखवाया था, जिसमें सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सारे एमएलए पहुंचे थे। कांग्रेस ने भी उसी के हिसाब से उन्होंने भी अपना एक मॉड्यूल बनाया, बट वो मॉड्यूल बहुत जगह तक, कई राज्यों तक पहुंच भी चुका था। लेकिन इसके बाद जो इलेक्शन मैनेजमेंट, जो बूथ मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, उनके लिए जो उनके काडर थे उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई। तो ये मैं खुद अमेठी में था, ये मुझे देखने को मिला अमेठी में, कि अमेठी में उनके पास बहुत गैप था, बीजेपी और कांग्रेस में काफ़ी गैप था। वहाँ पे मैं 7 दिन था, तो उस समय मुझे लग रहा था कि बिल्कुल ये क्लीन स्वीप कांग्रेस निकाल लेगी ये। लेकिन लास्ट के दिन तक ये देखने को मिला कि इलेक्शन मैनेजमेंट जो है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस फीकी पड़ी हुई दिखाई दे रही है। जो मशीनरी है वो उनकी उतनी तेज़, उतनी उस हिसाब से काम नहीं कर रही है। और तीसरा, जो इलेक्शन कैंपेनिंग का बम्बार्डमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, वो बीजेपी हमेशा की तरह लास्ट 10 दिन में करती है। और इस 10 दिन के इलेक्शन कैंपेनिंग और इलेक्शन बम्बार्डमेंट में कांग्रेस हर बार हर स्टेट में पीछे ही दिखाई दी बीजेपी। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि तमाम जो मुद्दे हैं, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा था, वो एक बड़े तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने दिखाने की कोशिश की। लेकिन जो उसका कैडर है वो 10 दिन में घर घर में जाकर जिस तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करता है, चाहे वो पन्ना प्रमुख के तौर पर हो, शक्ति केंद्र के तौर पर हो, ब्लॉक और मंडप के तौर पर हो, वो अपनी उपस्थिति जिस तरीके से दर्ज करता है, उसका परिणाम आपको अंतिम समय में दिखाई देता है। और बाकी सारे लोग उस तरीके से नहीं करते। आलोक जी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, महाराष्ट्र को लेकर आप अपनी बात कर रहे थे, कृपया बताएं। असल में मेरा ये कहना था कि जिस तरह से रणनीति बनाते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वो लगातार कई महीनों वर्षों से काम करते रहते हैं एक एक राज्य को लेकर के या मुद्दों को लेकर। ये कहना कि चुनाव के समय जो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियां करती हैं, अब चुनाव है, अब हमें ये करना है। एक तो इसका फ़ायदा महाराष्ट्र में जैसे होता है ना, आप महाभारत में कई दूसरे लोगों की सेनाओं को भी कृष्ण के साथ वो जुड़े थे। ऐसा नहीं है कि पांडव अकेले लड़ रहे थे। इसी तरह से वो अजित पवार को लाने पर कई लोग कहते थे संगठन में एकनाथ शिंदे का जो प्रभाव रहा, वो बाला साहब ठाकरे जैसे राज ठाकरे के लिए प्रभाव था। उद्धव ठाकरे तो उनकी पत्नी सिर्फ चलाती थी। देखिए, कड़वा सच ये है, संजय निरुपम शायद न भी बोले हों, वो तो उनकी पार्टी में काम कर चुके हैं। मैं जानता हूं कि उसकी स्थिति ये थी कि उद्धव ठाकरे लगभग न के बराबर काम करते थे, पत्नी के हुक्म चलते थे, और संगठन का काम एकनाथ शिंदे लगातार वर्षों से करते थे। इसी तरह अजित पवार ने पूरा संगठन, शरद पवार जब राष्ट्रीय राजनीति में आ गए, वो तो 96 में प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, और ऐसी स्थिति में वो नहीं करके। आलोक जी, आपकी बात का जो सिरा है, इसको पकड़ के मैं मुंबई ले चलता हूँ। विकास श्रीवास्तव हमारे सहयोगी वहाँ से जुड़े हुए हैं। आलोक जी, विकास ये कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव जो है ना, जो मराठी अस्मिता, मराठा नेता, वो उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अगर ये एग्जिट पोल नतीजों में बदलते हैं तो बीजेपी ने उनका विकल्प निकाल लिया। वो एकनाथ शिंदे हो गए, अजीत पवार हो गए, उन दोनों को पीछे छोड़ दिया। महाराष्ट्र में एक नई पहचान और नई राजनीति आगे बढ़ गई। जी बिल्कुल, राजनीति की परिभाषा तो यकीनन महाराष्ट्र में बदली। महाराष्ट्र की राजनीति हम देखते थे कि अब तक मराठा वोट बैंक या हिंदुत्व या फिर ये कहें कि रिजर्वेशन, यही 3-4 बड़े मुद्दे होते थे। लेकिन अब की बात, जिस तरीके से चुनाव लड़े गए, ये कहा जा सकता है कि ये मुद्दे कहीं पीछे छूट गए, और पार्टियों ने जिस तरीके से अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए गठबंधन किए, वो रणनीति थोड़ी आगे चली गई। लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे है राणा जी, उसको देखकर ये लगता है कि ये जो भी गठबंधन हुआ, ये जो भी समीकरण बिछाए गए, इसमें बीजेपी ने तो अपनी लाज बचा ली। 23 सांसद उनके थे, अभी भी 22-23 सांसद के लगभग एग्जिट पोल में दिखाई पड़ रहे। लेकिन सबसे बड़ा घाटा अगर किसी को हुआ है तो वो एकनाथ शिंदे को हुआ है। मौजूदा समय में वो 13 सांसद के साथ है, 15 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे ये दिखा रहे हैं कि उन्हें महज 6 से 7 सीटें मिल रही है। मतलब उनके सांसद 13 से घटकर 6 से 7 हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर इस समझौते का सबसे बड़ा घाटा अगर किसी को होता दिख रहा है तो वो एकनाथ शिंदे को होता दिख रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन में हम देखें तो कांग्रेस के लिए एक विन विन सिचुएशन है। एक कांग्रेस जो कि महाराष्ट्र में सिफर हो चुकी थी, शून्य हो चुकी थी, इकलौता जो उनका सांसद था उसकी मृत्यु हो चुकी थी और वो सीट खाली हो चुकी थी, वो कांग्रेस पार्टी से एग्जिट पोल में जो है 4 से 5 सीटें निकालती दिख रही है। लोकतंत्र में आंकड़ा ही जो नंबर है वही अहमियत रखता है। अगर नंबर गेम में पीछे छूटते हैं एकनाथ शिंदे तो उनके लिए नुकसान का सौदा है। लेकिन बीजेपी के लिए यह गठजोड़ जो है महाराष्ट्र में कमोबेश फायदे का सौदा है। अगर बीजेपी यूं उतर गई होती तो फिर उसके लिए बहुत घाटा हो जाता।
कुछ राज्यों में बीजेपी ने जो समीकरण साधे हैं, ऐसे आपको लगता हो घाटा हो सकता है, जब बिहार है या महाराष्ट्र है। अब महाराष्ट्र के पड़ोस के जो इंडियन टेरिटरीज हैं, उनके नतीजे इन सेंस की, जो हमारा एग्जिट पोल है दमन और दीव, तो यह जो पूर्वानुमान है कि दमन दीव के लोगों ने जहाँ अपना मत दिया है वो कहाँ है, किसके हक में है, और यह पूर्वानुमान बताता है कि एक सीट जो दादरा दमन दीव की है वो बीजेपी के हिस्से में जा रही है, और एक जो शिवसेना दिख रहा है वो शिंदे गुट है। महाराष्ट्र में जो गठबंधन है बीजेपी शिवसेना एनसीपी अजीत गुट का, उसी शिवसेना शिंदे गुट का है, तो दोनों यह सीटें एनडीए के हिस्से में आ रही हैं, और दादरा दमन से लोकसभा की दोनों सीटें इस तरीके से एनडीए जीतता है और